हेलो स्टूडेंट, आज हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, आज हम जो करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या है इसमें, क्या दे रखा है। विच बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पहले ध्यान रखना, बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं इसी से पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी तीन होती है, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, निकालने को तो हम स्क्वायर करके भी निकालते हैं। चलिए आगे करते हैं, एवरेज की बात जहां करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एवरेज। देखिए, आइडियल एवरेज के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं। सबसे पहले तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन ऑल, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब शामिल होनी चाहिए। अगर एक भी ऑब्जर्वेशन शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन छोड़ दिया आपने। जैसे देखो, मीडियन होता है, मीडियन या मोड होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये मीडियन क्या होगी, सिर्फ मीडियन का मतलब प्लेस से वैल्यू, जैसे ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऐसे ये ऑब्जर्वेशन ऐसे बनते हैं, राइट। और यहाँ पे मिडल प्लेस को बताता है, उसको मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था। ठीक है, तो ये तो मोड में भी यही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखता है। फिर दूसरा, इजी एंड इंटेलिजिबल, ऐसा भी नहीं हो कि वो बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत हो, तो ये भी सही है बिल्कुल। इफेक्ट्स ऑफ फ्लक्चुएशन ऑन सैम्पलिंग, यानी अगर मान लो मैं ऑब्जर्वेशन ये थे मेरे A1, A2, A3 ऑब्जर्वेशन है और मैं इनको 4 से इंटू कर दूं तो 4A1, 4A2, 4A3 ये आ गया, तो इसका इफेक्ट आना चाहिए, नहीं कि 4 से इंटू करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी तो तीनों की होती है। देखिए, मीडियन की भी होती है, मोड की भी होती है और अर्थमेटिकल मीन की भी होती है। ज्योमेट्रिकल मीन सबके लिए होती है प्रॉपर्टी। इसके साथ इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट भी सही हो गया, सेकंड भी सही होगा, थर्ड यानी डी। आइडियल मीन के लिए ये आइडियल जो एवरेज है वो कौन सा होगा, वैसे तो ज्योमेट्रिकल मीन भी होता है क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी वो फुलफिल करेगा। ठीक है, दूसरा अर्थमेटिकल मीन होता है, यानी जो मैथमेटिकल मीन होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट अफेक्टेड। देखिए ध्यान रखना, नॉट अफेक्टेड है, यानी किसी प्रभाव ना पड़े, किस पे, केंद्रीय माप जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, किसका, एक्सट्रीम वैल्यू पे। तो मैंने अभी अभी बताया आपको, एक्सट्रीम वैल्यू पे प्रभाव किस पे नहीं पड़ेगा, मीडियन पे, अर्थमेटिकल मीन पे तो पड़ता है, सारे ऑब्जर्वेशन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लेते हैं हम, सम लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ज्योमेट्रिकल मीन में सबका प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, और मीडियन में सिर्फ मिडल प्लेस पे जो वैल्यू होती है ना ये है, यानी ये एक्चुअल में किसी उसको गुणात्मक जो होते हैं ना, गुणात्मक प्रॉपर्टी होती है उस पे काम में आता है। ठीक है, मीडियन, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको एक्सट्रीम वैल्यू कम कर दी या हटा दी। जैसे मैं मान लेता हूँ, देखिए एक ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ, 3, 4, 5, 6। ओके, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। अगर इनका मीडियन निकालूंगा तो देखिए 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 आएगा। अब मैं दोनों को हटा देता हूँ, मान लो 3 को और 7 को, समझना, देखिए उससे समझने से बहुत से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो ये मीडियन फिर भी यही रहेगी क्योंकि 3 में भी मिडिल प्लेस कौन सा, यही है, लेकिन मीन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इनको चेंज कर दूंगा, मान लो ये, या इसको 8 कर दूं मैं, ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखता, और इसको 1 कर दूं तब भी मीडियन 5 ही आएगा बाकी में। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, मीडियन है वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। 2 सीरीज हैविंग द सेम मीन, मोड एंड मीडियन, यानी दो सीरीज है अलग अलग, एक में x वैल्यूज हैं, एक में y हैं, दोनों का मीन, मोड और मीडियन एक हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, या तो सारे ऑब्जर्वेशन में क्या लिख दूं, ये लिख दूं 4, 4, 4, 5, 5 या 4, 4, 4, यानी सारे ऑब्जर्वेशन क्या हो, सेम हो, तब हो जाएगा बिल्कुल। मीडियन, मोड में कोई चेंज नहीं होता, यानी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इस केस में हमें ये भी पता है कि स्क्यूनेस क्या होती है, 0 होती है, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, यानी जो आपका प्रोबेबिलिटी कर्व बनता है ना, वो प्रोबेबिलिटी कर्व बिल्कुल सिमेट्रिक बनता है ऐसे। ये तो यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन अगर बिल्कुल सिमेट्रिक है, स्क्यूनेस 0 है, तो ये बिल्कुल हम जानते हैं बिल्कुल मिडल में होगा, तीनों इक्वल। ऑल ऑब्जर्वेशन आर नॉट सेम, ये भी हो सकता है। कैसे, देखिए अगर मीन की बात करूं मैं, इसको 3 कर देता हूं, इसको 5 कर देता हूं, इसको 4 कर देता हूं, तो इस ऑब्जर्वेशन में देखो, आप समझने की चीज है बस थोड़ी सी, मीन कितना होगा, तीनों का सम फिर से वही आ रहा है, 12 आ रहा है, मीन यही होगा 4। मीडियन क्या होगी, यही होगी। मोड क्या होगा, सबसे हाईएस्ट मान लो यही आता है, 4, 4 लिख देते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी वाला। तो इसका मतलब ये इस केस में भी हो सकता है सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो, और अलग अलग ऑब्जर्वेशन में भी हो सकता है
इसका मतलब बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें बहुत सी, कई बार हम गलती करते हैं कि यार वो सारे ऑब्जर्वेशन सेम होंगे ना तभी होगा ये, ऐसा नहीं है। जब ऑब्जर्वेशन अलग हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑब्जर्वेशन में देखिए मिडल प्लेस पे वही 4 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सुटेबल मेजर फॉर क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात करते हैं। देखिए यानी गुणात्मक जिसको बोला ना मैंने, गुणात्मक जो होता है उसकी बात करते हैं। तो इस गुणात्मक में कौन कौन से आते हैं, जैसे मान लो हाइट की बात करते हैं हम, यानी कि जहाँ पे गणितीय मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है, हाइट की बात करते हैं। किसी उसके लिए कोई ट्रेड है, मान लो आप ये चाहते हो कि शहर में है ना फल खाने वालों की संख्या है, ठीक है, फल खाने वालों की संख्या किसी पर्टिकुलर, तो उस केस में यानी ये क्या है आपकी क्वांटिटी, क्वालिटेटिव है, क्वालिटी है इसमें कि उसका सबका बिहेवियर होता है ना। तो इस केस में यानी देखिए सीधी सी बात है, क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटेटिव में गुण आते हैं, किसी गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है। या जैसे मान लो आप कोका कोला पीने वालों की हो गया, ठीक है, तो वो गुण है, आदमी का नेचर है, आदमी के नेचर के हिसाब से जो होता है। तो उसमें सबसे बढ़िया मेजरमेंट जो माना जाता है वो माना जाता है मीडियन को, ठीक है, मीडियन को। क्यों? क्योंकि जितने भी गुणात्मक चीजें होती है ना उनका कर्व हम ये मानते हैं कि उनका कर्व हमेशा, देखिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का क्या है, कोई भी जनसंख्या के कोई भी गुण की आप ग्राफ बनाओगे ना तो हमेशा ये आता है कि बिल्कुल कम यूज करने वाले भी बहुत कम होते हैं, सबसे ज्यादा यूज करने वाले ज्यादातर भी होते हैं। तो ये सिमेट्रिक जैसा होता है, इसमें मीडियन सबसे बेस्ट होता है कि मिडल वाली प्लेस निकाल लो, कम टाइम में निकल जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा आपका? मीडियन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द पोर्शन विच डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट। देखिए ये एक सीरीज दे रखी है आपको पूरी, मान लेता हूं मैं x1 x2 x3 ऐसे करके xn तक, ठीक है, कोई भी वैल्यू। इसको 2 पार्ट में कौन डिवाइड करता है? तो 2 पार्ट का मतलब देखिए अगर मैं क्वार्टाइल की बात करता हूं तो Q1 Q2 और Q3 होता है मेरे पास, ठीक है। यानी ये क्वार्टाइल क्या करता है, इसको 4 पार्ट में 3 हिस्से बन जाते हैं, 1 2 3, 3 पोर्शन बनते हैं, राइट। अगर मैं डेसाइल की बात करूं यानी 10 भाग में डिवाइड कर दूं 9 भागों में, तो 10 पार्ट बन जाएंगे, D1 D2 D3 ऐसे करके, और D10 तक चलेगा, ठीक है। ऐसे परसेंटाइल में डिवाइड कर देता हूँ यानी 99 पार्ट बना देता हूँ, तो वो 100 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, 100 हिस्से बन जाएंगे उसके। P1 P2 पार्टीशन का संख्या कितनी भी ऐसे करके, और P100। ये तीनों चीज क्या है? ये तीनों चीज पोजीशन को बताती हैं। देखिए चाहे वो ऑक्टाइल हो, 8 भागों में बांट रहे हो, 9 भागों में बांट रहे हो, ठीक है, या क्वार्टाइल यानी 3 भागों में, यानी 4 इक्वल पार्ट हो गए, 3 पार्ट बनेंगे। ये डेसाइल क्या हो गया, 9 पार्ट बनाएंगे, इसके 99 पार्ट बनते हैं। तो इसके मिडल में क्या होता है? मिडल का मतलब देखिए अगर क्वार्टाइल की बात करूं तो देखिए ये Q2 होता है, आधे ऑब्जर्वेशन इसके इस साइड होते हैं और आधे ऑब्जर्वेशन इसके इस साइड, यानी ये मिडल प्लेस को बताता है। ऐसे डेसाइल में बात करूंगा तो देखिए डेसाइल का मतलब होगा D5 जहां पे आएगा, तो D5 वही होगा, यानी ये एक्चुअल में मीडियन भी बोल सकते हो आप इसको, मीडियन भी है Q2 की वैल्यू। ऐसे डेसाइल में यानी Q2 या D5 10 भागों में, या परसेंटाइल में कौन सा, परसेंटाइल में P10, ये सब मीडियन के बराबर होते हैं। और ये क्या होता है, दो बराबर बराबर भागों में सीरीज को बांट देती है। तो ये पूछा आपसे कि कौन सा बांट देता है, तो देखो मीन नहीं करता है, फर्स्ट क्वार्टाइल नहीं करेगा, थर्ड क्वार्टाइल भी नहीं करेगा, सेकंड कर सकता है, और 50th परसेंटाइल, ये परसेंटाइल हो सकता है, आपसे पूछ सकता है सेकंड क्वार्टाइल, ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है, तब भी वो सही होगा। अगर आपसे पूछ ले डेसाइल तो D5 यानी 5th डेसाइल जो होगा वो भी सही होगा इसका ऑप्शन, वो भी 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फॉर हाईली वेरिएबल सीरीज विच मीन इज सुटेबल। देखिए वेरिएबल आ रहा है यानी कुछ वैल्यू तो 3 है और सबसे ज्यादा वैल्यू मान लो 10,000 है, ये लो, ठीक है। तो 3 और यानी इसमें जो परिवर्तन है ना इनकी वैल्यूज में, 3 5 फिर आ जाता 100, फिर आ गया 200, फिर 9 आ गया, फिर वापस कुछ आ, तो ऐसे ये वेरिएबल का मतलब हुआ परिवर्तनशील, हाईली परिवर्तनशील जो होती है, उसके लिए कौन सा मीन लोगे अब आप? तो उसके लिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अर्थमेटिकल मीन निकाल सकते हैं लेकिन सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम वैल्यू को कम महत्व देता है और ज्यादा वैल्यू को ज्यादा महत्व देता है। तो ये अर्थमेटिकल मीन की प्रॉपर्टी है, कम वैल्यू को कम महत्व देता है और ज्यादा का ज्यादा, क्योंकि सम है, और सम में भैया जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। क्या होगा कि जितना ये सबसे ज्यादा देगा भाई अपना योगदान, और ये थोड़ा सा देगा क्योंकि 3 ही ऐड हो रहा है, यहाँ पे 10,000 ऐड हो रहा है, तो सम इसका मतलब अर्थमेटिकल मीन इससे बहुत प्रभावित हो जाएगा। फिर बात करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है?
अर्थमेटिकल मीन का उल्टा ही होता है। जैसे मान लो ये अर्थमेटिकल मीन है ना, ये अर्थमेटिकल A1 A2 है, तो हार्मोनिक मीन निकालते तो 1/A1 1/A2। अब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया। क्या कह रहा था वो, पहले मैंने क्या कहा कि कम वैल्यू को मीन क्या देता है, अर्थमेटिकल मीन कम वैल्यू को ज्यादा महत्व देता है, कम महत्व देता है, और अर्थ जो हार्मोनिक मीन है वो कम वाली को ज्यादा देगा। क्यों देगा, देखो 1/3 बन जाएगा और ये बनेगा 1/10,000। तो भैया हमें पता ही है कि 10,000 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी संख्या आएगी, और ये बहुत, यानी ये ज्यादा महत्व देता है किसको, छोटी संख्याओं को, और ये देता है किसको, बड़ी बड़ी संख्याओं को कम महत्व देता है। कौन सा, HM, हार्मोनिक मीन जिसको बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। अब बचा आपका ज्योमेट्रिकल मीन, ये सबको बराबर बराबर देता है। और एक चीज और है कि ये गुणा करता है, इसमें हम गुणा करते हैं संख्याओं का, मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो 3 को लास्ट वाले से, यानी वेरिएबल की बात कर रहा था मैं, 10,000 से कर दो या 10,000 को 3 से कर दो, बात एक ही है। तो ये ज्यादा महत्व, सबको बराबर बराबर महत्व देता है, और जो सबको बराबर बराबर महत्व दे वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है आपको, कि अर्थमेटिकल मीन दे रखा है, हार्मोनिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिकल मीन। यानी एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन किस लिए लिया, मैंने तीनों में रिलेशन बताने के लिए है कि HM और AM और GM में क्या होता है, यानी समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य में क्या अंतर होता है, क्या रिलेशन। सबसे पहले तो देखिए, अगर सीरीज सब एक ही है तो AM, HM और GM इक्वल हो जाएंगे कब, सेम वैल्यूज के लिए। ये मैंने बताया भी है आपको, अगर वैल्यू सेम है, यानी समान समान क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, समान, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, समंक डाटा एक ही है, 4 4 4 7 7 7, तो वो उसके लिए तो ये तीनों बराबर होते हैं, एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन कौन सा हो सकता है इनमें, दूसरा ये होता है कि अगर ये समान नहीं है तो AM सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा, उससे छोटा होता है GM, और GM से भी छोटा होता है कौन सा, HM। यानी ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा होगा। एक और रिलेशन है कि बड़ा छोटा जो भी होगा, कि इन दोनों का गुणा कर दें, किसका, AM और HM का, ये ज्योमेट्रिकल मीन होता ना, ये क्या होगा, AM इंटू HM, इसका अंडर रूट होता है। ठीक है, ये कैसे होता है मैंने बताया भी था आपको, AM यानी इन दोनों का गुणा कर दो। तो अब से क्या पूछा है, GM पूछा है, ज्योमेट्रिकल मीन, तो इसका गुणा करूंगा तो देखो क्या आएगा, 25 गुणा 9 और अंडर रूट लगा दिया मैंने, तो ये आ गया। अब देखो 25 का तो 5 हो जाएगा अंडर रूट, और इसका 3 हो जाएगा, कुल मिला के मेरे पास आ गया 15, यानी आंसर होगा आपका B। समझ आ गया इनका रिलेशन। फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए दो संख्याएं A और B, दो ही संख्या लो ना आप, तो इनका हरात्मक माध्य निकालूंगा तो ये होगा 1/A/1/B/2, ठीक है, एवरेज। तो इसको अगर एलसीएम लेके गुणा करूंगा तो देखो ये ऐसे आ जाएगा 2AB, ठीक है, 2AB B प्लस A आ जाएगा, B प्लस A, राइट। ये तो क्या है, जी स्क्वायर है, ये H है, ठीक है, इसको क्या लिखा, 2G², और ये क्या हो गया, A प्लस B क्या होता है, 2A होता है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास यहां लिख देता हूं मैं, देखिए H इक्वल टू क्या आ जाएगा ये H क्या आ गया, G² A आ जाएगा, और G², इसको गुणा कर दूंगा तो G² कितना आ जाएगा, A इंटू H, यानी अर्थमेटिकल मीन गुणा हार्मोनिक मीन। सिंपल सा रिलेशन है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अर्थमेटिकल मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप संगणक की तैयारी करते हो ASO की तो इसमें से क्वेश्चन आता है। पहले तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 2 3 जो भी है, 1 2 3 ऐसे ये संख्याएं होगी, 1 2 3 4, राइट। तो इसका क्या होगा, देखिए ये लीजिए, अगर ये n संख्याएं, मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, तो इनका जो जोड़ होता है वो होता है सम निकालेंगे तो, ठीक है, समेशन ओवर n लिख सकते हो आप। n पहली n प्राकृतिक संख्या हो, 1 से स्टार्ट करके होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, अपॉन में आ जाता है 2, ठीक है। और अगर इनका मीन निकालना हो तो, कि जब स्क्वायर नहीं कर रहा हूं तो मीन क्या होगा, मीन हो जाएगा इनका, अर्थमेटिकल मीन की बात कर रहा हूं, वो हो जाएगा n/n+1 सम अपॉन में 2, और कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं लिए तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा n+1/2,
ठीक है, इसी में बता देता हूँ, एक क्वेश्चन पक्का ही आना था इसमें से, ये होगा। अगर मैं मान लो सम संख्याएं ले लेता, 2 4 6 8, कितनी, पहली n संख्याएं, ठीक है, यानी 2n तक जाएगी, वो 2 से गुणा होती है, तब क्या होगा, तब अर्थमेटिकल मीन, क्योंकि 2 से गुणा ही कर रखा है भाई, वही सारी चीजें 2 से गुणा कर रखा है, तो अर्थमेटिकल मीन हो जाएगा आपका n+1। उस केस में आपका ये होगा मीन, अर्थमेटिकल मीन कब कितना हो जाएगा, a+1, n+1। अगर वो सम संख्या विषम है तो n/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 135। एक और स्क्वायर कर देता मैं इनको, यानी मैं ये जोड़ता 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे चलते चलते n का स्क्वायर जोड़ देता मान लो, तो ये संख्या क्या बनेगी मेरी, इसका सम कितना होता है, तो याद कर लेना, देखिए n+1/2 तो यूं का यूं आ जाता है, और एक चीज और जुड़ जाती है इसमें, 2n+1/6, नीचे 6 आ जाता है, बस ये ध्यान रखना अगर स्क्वायर है। अब मीन निकालूंगा तो क्या करूंगा, मीन निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसके समीशन को n संख्या ली है ना हमने, यानी ये अगर सम ऑफ n² अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है, ये n से, तो अपॉन में n और कर देता हूँ, तो ये n से n क्या हो गया, कट गया, यानी ये मीन आएगा। अब मेरे को n कितना दे रखा है, पहली 11 तक दे रखा है, तो 11 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 11 + 1 12 हो जाएगा, गुणा 11 दो से गुणा हो रहा है ना, 11 दूनी 22 और 1 23, और बटे में आ गया आपके पास 6, ठीक है जी, 6 को काट दो, 6 दूनी 12, यानी 23 गुणा 2, 23 गुणा 2, ये कौन सा आंसर आ गया, 46 आ गया। तो ये क्वेश्चन तो स्पेशली ध्यान रखना, एक तो नेचुरल नंबर का, एक सम संख्याओं का, ठीक है, और एक स्क्वायर करके उसका करें तो क्या आएगा, ये आएगा। स्क्वायर का मैंने आपको बता दिया, सम ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n+1 2n+1/6 होता है, क्योंकि n संख्याएं थी इसलिए मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा आपका, अर्थमेटिकल मीन की बात हो रही है, वो n से डिवाइड कर दो तो n तो कट ही गया, यानी कुल मिला के आप अगर सीधा भी फॉर्मूला बनाना चाहो तो n+1 × 2n+1/6 ये लिख दो भैया, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके जो करेंगे उनका मीन आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए ए सेट ऑफ वैल्यूज क्या दे रखा आपको, ए सेट ऑफ वैल्यूज, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, देखिए, हाँ चलिए, ये क्या दे रखा है, ए सेट ऑफ वैल्यूज कंटेन सम नेगेटिव टर्म, और यानी कुछ नेगेटिव टर्म आ गए आपके पास, अब यानी ऑब्जर्वेशन है ना, जैसे 3 आ गया, -4 आ गया, -8 आ गया, कुछ फिर कुछ भी आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल मीन, यानी कौन सा मीन काम में लोगे, सारे मैथमेटिकल मीन है, अर्थमेटिकल मीन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव प्रभाव एक दूसरे को खत्म कर जाएंगे, तो हमें तो सम चाहिए होता है ना, सम का मतलब डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए होता है, और यहाँ डिस्टेंस नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो काट देगा इसको, नहीं आती है। ज्योमेट्रिकल मीन, सही प्रेडिक्शन नहीं आया, ज्योमेट्रिकल मीन तो माइनस है तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है, 0 है तो भी नहीं आता ज्योमेट्रिकल मीन, तो फिर तो 0 ही हो जाता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है ज्योमेट्रिकल मीन की, कि नेगेटिव संख्या नहीं ले सकते आप, 0 नहीं ले सकते, ठीक है। हार्मोनिक मीन, वही जो जहां अर्थमेटिकल मीन काम नहीं आता ना, वहां हार्मोनिक मीन भी काम नहीं आता है। अब बचा मीन कौन सा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब इसका स्क्वायर कर लो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कौन सी भाई, आपके पास क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात समीकरण, यानी 2 घात बना लो, ठीक है, द्विघात समीकरण, यानी इसका स्क्वायर कर लो नंबर का, और नंबर का स्क्वायर आ जाएगा 9, और ये माइनस वाली चीज थी ना, वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये 1 आ गया। अब आप इसका मीन निकालो, कौन सा, अर्थमेटिकल मीन ऑफ स्क्वायर्स, जो क्वाड्रेटिक मीन हो जाएगा, उसको फिर क्या करेंगे, जो आएगा उस वैल्यू को अंडर रूट लगा के वापस मीन निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक मीन। ये आपने शायद ही सुना होगा कि क्वाड्रेटिक मीन कौन सा होता है, स्क्वायर करके जोड़ के फिर नंबर से डिवाइड कर देना, ठीक है, जिसको एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो एक मीन ही है ना, तो ये मीन है, उसमें डेविएशन से लेते थे, इसको में डेविएशन नहीं ले रहे हम, ओके, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कम्युनिकेटिव नहीं है, कम्युलेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देना, ये कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते हैं, देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कौन से होते हैं, ठीक है, संचयी बारंबारता जिसको बोलते हैं हम, संचयी बारंबारता,
वक्र जहाँ पे मिलते हैं, इसको एक बार फिर से, चलिए ये सीधी लाइन हो गई, ठीक है। एक तो होता है लेस देन वाला, एक तो नीचे की तरफ जाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये ओरिजिन हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो फ्रीक्वेंसी दो तरीके से होता है, एक इधर बढ़ता है और एक ऐसे नीचे आता है, और जहाँ पे दोनों का वो होता है, एक तो होता है लेस देन, जैसे लेस देन वाला तो ये होगा, ये वाला लेस देन ओजीव बोलते हैं जिसको, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता वक्र, ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र। एक तो ये होता है कौन सा, लेस देन वाला, कम वाला, से कम वाला, तो इससे कम, ठीक है, इससे कम ऐसे से वो नीचे आएगा, और अधिक वाला ये ऊपर की तरफ जाता है। जो जहां पे दोनों मिलते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये पॉइंटर यहाँ पे जो x का मान होता है ना, वही क्या है, वही आपका क्या है, मीडियन है। जहां पे दोनों मिलते हैं वहां से x की जो वैल्यू लिखी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, वो हमेशा क्या देगी आपको, मीडियन देगी। हम ग्राफ से मीडियन निकाल सकते हैं, निकालने को मोड भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हिस्टोग्राम में निकलता है। देखिए हिस्टोग्राम बनता है ना ऐसे, ये बना एक ये बना, फिर हम चेक कर लेते हैं कि सबसे बड़ा जो है ना वो कहाँ है वो। लेकिन ज्योमेट्रिकल मीन नहीं निकाल सकते, मीन नहीं निकाल सकते। मीन का मतलब तो यहाँ पे अर्थमेटिकल मीन से है, ज्योमेट्रिकल यानी मीन तो कोई सा ही नहीं निकलेगा, मीडियन निकलेगी। कब, जब हम क्या ले रहे हैं, संचयी बारंबारता वक्र, कम, ठीक है, कम्युलेटिव है ये, कम्युनिकेटिव गलती से लिखा गया। ओके, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। टू नो द ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज, अरे टाइम सीरीज जब पढ़ते हैं उसके अंदर सुटेबल मीन कौन सा होता है। टाइम सीरीज में क्या होता है, भाई कोई चीज है उसका पता लगाते हैं, उसका भाव कैसे, जैसे ये फ्लक्चुएशन आ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसको फिर एवरेज निकाल के ऐसे बनाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, दीर्घकालीन जो होती है, ठीक है, टाइम सीरीज, उसका पता लगाने के लिए एवरेज वाला जो होता है। इसके कई मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड हो रही है। इसके लिए सबसे बढ़िया मीन कौन सा है, अर्थमेटिकल मीन नहीं आएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बताएगा, यहाँ पे कम है कभी ये, तो ये कम बताता है, ये ज्यादा रिलायबल नहीं। ज्योमेट्रिकल मीन नहीं बताएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन तो मेनली जो होता है वो इंडेक्स नंबर में यूज होता है, इंडेक्स नंबर में बड़ा काम का होता है, इंडेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक मीन स्क्वायर करने से तो और फ्लैक्चुएट, ये ऐसे ऐसे ज्यादा और आ जाते हैं ना स्क्वायर करने से। तो फिर कौन सा बचा, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कौन सा होता है, यहां से इनका निकाल लो, पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का, पहले दो संख्याओं का निकाल लिया, फिर नेक्स्ट मीन निकालेंगे तीसरी वैल्यूज का, ऐसे मीन निकालते 3 से कर देंगे, फिर निकालेंगे a प्लस बी, यानी पहले दो का निकाला, फिर 3 का निकाला, फिर 4 का। तो एक ये जो फ्लक्चुएशन आते हैं ना, ये फ्लक्चुएशन का मतलब उतार चढ़ाव जो है ना ग्राफ में, ऐसे करने से वो उतार चढ़ाव थोड़े कम हो जाते हैं, ऐसे ऐसे एक लाइन सी बन जाती है, और वही ट्रेंड देखना चाहते हैं कई दूर के लिए, कि कीमतों में कैसे चेंज आ रहा है किसी वस्तु के 20 साल में, 50 साल में, ठीक है, उसी को बोलते हैं टाइम सीरीज। यानी समय के साथ किसी चीज के में उसमें क्या परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज बोलते हैं। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, आपको समझ आया होगा। अब अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन और मूविंग एवरेज, क्वाड्रेटिक मीन मैंने बताया, ये सबसे इजी मेथड मैंने बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला वाला टॉपिक उठा रहे हैं, जिसको बोलेंगे डिस्पर्सन, उसके क्वेश्चन करेंगे बहुत से। इसमें तो मैंने कम ही क्वेश्चन लिए, सिलेक्टेड थे, उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे, और मैं साथ साथ आपको सारा कंसेप्ट भी बताता चलूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 5, 6, 10 दिन में मैं आपको पूरे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन देने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।